दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज की गर्मी ऐसी हो जाए कि सिर्फ पसीना नहीं बल्कि जिंदगी ही सूखने लगे। अगर आसमान से बारिश की एक बूंद भी उम्मीद बनकर नहीं बल्कि सपना बनकर रह जाए, तो क्या होगा? साल 1877 में कुछ ऐसा ही हुआ था। यह सिर्फ एक गर्मी का साल नहीं था। यह इतिहास की सबसे खतरनाक जलवायु घटनाओं में से एक था, जिसने भारत ही नहीं बल्कि चीन, ब्राजील, इथियोपिया, दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को, मिस्र और फिलीपींस जैसे कई देशों को एक साथ अकाल की आग में झोंक दिया। खेत सूख गए, नदियां थम गईं और करोड़ों लोग भूख और प्यास के बीच अपनी जिंदगी हार बैठे। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या यह सिर्फ मौसम का बदलाव था, या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने पूरी दुनिया की जलवायु को एक साथ हिला दिया? इस प्राकृतिक घटना के बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। उससे पहले, अगर आप भी प्रकृति से प्रेम करते हैं तो कमेंट में ट्री लिखकर जागरूकता चेन का हिस्सा बने और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1876 से 78 के बीच जो भीषण अकाल पड़ा, उसे आज इतिहास में द ग्रेट फेमिन के नाम से याद किया जाता है। इस दौरान दक्षिण भारत, उत्तर भारत, चीन, ब्राजील, इथियोपिया, दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को, मिस्र, इंडोनेशिया और कई अन्य इलाकों में सूखे और फसल विफलता के कारण फैली भूखमरी, बीमारी और बचाव की कमी से लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी से हार बैठे थे। खासकर भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज का तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र है, में 1877 के आसपास अकाल इतना भयंकर था कि लोग सड़कों, गांवों और खेतों में बिखरे मृत शरीरों के बीच जीने पर मजबूर हो गए। इतिहासकारों का अनुमान है कि भारत में अकाल से लगभग 12 से 30 मिलियन तक, यानी 1 से 3 करोड़ लोगों का जीवन समाप्त हो चुका था। इसके बाहर चीन में भी भयानक सूखा और भूखमरी हुई, जहां लाखों करोड़ों लोगों का जीवन समाप्त होने का अनुमान लगाया जाता है। कुछ अनुमानों में चीन में इनकी संख्या 1 से 2 करोड़ तक बताई गई है। ब्राजील, इथियोपिया, दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को, मिस्र और फिलीपींस जैसे देशों में भी चरम सूखे ने कृषि और लोगों की जीविका को तबाह कर दिया, जिससे हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग महाद्वीपों पर लगभग समान समय में भूख की लहर दौड़ गई। कुल मिलाकर 1876 से 78 के इस वैश्विक सूखे और अकाल ने लगभग 30 से 50 मिलियन लोगों का जीवन लील लिया, यानी उस वक्त की दुनिया की आबादी का लगभग 4% हिस्सा भूख और सूखे से नष्ट हो गया। उस वक्त कोई बड़ा भूकंप, कोई वैश्विक युद्ध या नई वायरस नहीं था, लेकिन एक बड़ी कुदरती प्रणाली ने सारी दुनिया को अंदर से हिला दिया, जो था एल नीनो। साल 1877 का एल नीनो अब तक के रिकॉर्ड में एक चरम घटना मानी जाती है। शोधों के अनुसार ये 1850 के बाद से मजबूततम एल नीनो घटनाओं में से एक था, जिसमें प्रशांत महासागर का तापमान लगभग 2.8 से 3.0 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से ऊपर रहा। एल नीनो एक ऐसी जलवायु घटना है जहां पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर के सतही पानी का तापमान अचानक असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे दुनिया भर की हवाओं, बारिश और तापमान के पैटर्न बदल जाते हैं। 1877 के एल नीनो ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में भयानक सूखा पैदा किया, जबकि अमेरिका के पश्चिमी तट पर असामान्य तूफान और बारिश देखी गई। यही बदले हुए मौसम ने मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका में बारिश को काफी कम कर गया, जिससे भारत, चीन और अफ्रीका में फसलें सूख गईं और अकाल शुरू हो गया। यानी 1877 में जो भयानक भूखमरी देखी गई, वो अकेले ब्रिटिश नीतियों या अकाल की वजह से नहीं, बल्कि एक वैश्विक जलवायु घटना एल नीनो के संयोजन से उत्पन्न हुई। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा या शिशु। सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली ट्रेड विंड्स, यानी व्यापारिक हवाएं, गर्म सतही पानी को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर धकेलती हैं। इस वजह से पूर्वी प्रशांत, खासकर पेरू, इक्वाडोर के तटों पर ठंडा गहरा पानी समुद्र की सतह पर आता है, जिसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और बड़ी मछली पकड़ने की जीवन रेखा बनी रहती है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो ये ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं या रुक जाती हैं। इसके कारण गर्म पानी पूर्वी प्रशांत में ठहर जाता है, सतही तापमान लगातार बढ़ता है और ओस बनने वाली बादल प्रणाली ऑस्ट्रेलिया की जगह प्रशांत के बीचों बीच या अमेरिका की तरफ खिसक जाती है।
इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में तेज सूखा, बुशफायर और कम बारिश देखी जाती है, जबकि अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। एल नीनो आमतौर पर 2 से 7 साल के अंतराल पर आता है और लगभग 6 से 12 महीने तक रहता है। लेकिन जब ये सुपर या घटनाकारी रूप में आता है, जैसा 1877, 1997 से 98 और 2015 से 16 में हुआ, तो दुनिया भर में तबाही लेकर आता है। 2026 में फिर वापस आ रहा है सुपर एल नीनो। 1877 की भयानक भूखमरी के 140 साल बाद वैज्ञानिकों की चेतावनी एक बार फिर उसी पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है। 2026 की गर्मियों में यूरोप का सबसे बड़ा मौसम पूर्वानुमान केंद्र ECMWF के मॉडल्स बता रहे हैं कि लगभग 140 सालों में सबसे बड़ा एल नीनो बन सकता है, जिसे कई वैज्ञानिक मेगा एल नीनो या सुपर एल नीनो के नाम से बुला रहे हैं। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो आने की संभावना लगभग 61% है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये संभावना और बढ़कर 79 से 87% तक पहुंच सकती है। यानी 2026 के उस अहम समय में जब भारत का मॉनसून सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वहीं एल नीनो भी अपनी चरम ताकत के साथ आ सकता है। यानी ये भारत के पूरे मॉनसून को खत्म करने की ताकत रखता है। 1877 में एल नीनो एक शुद्ध जलवायु घटना थी, लेकिन आज वही एल नीनो 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर खिसकी हुई बेस लाइन पर टकराएगा, जो प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैसों और कोयला तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से बनी है। सीधे शब्दों में कहा जाए, आज का तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री बढ़ा हुआ है। पिछली बार जब 2015 से 16 का सुपर एल नीनो आया था, तब यह घटना अकेले दुनिया के औसत तापमान को लगभग 1.4 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर ले गई थी। लेकिन 2026 में यह बेसलाइन पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इसलिए अगर एल नीनो फिर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाता है, तो शुद्ध अंतर लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी बाजार में आज तक दर्ज नहीं हुई इतनी बड़ी तापमान अशांति मानव इतिहास में देखी जा सकती है। इसे आप एक गर्म कमरे वाली उदाहरण से समझें। जिस कमरे में तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, वहीं अब वही एल नीनो आप पर एक अतिरिक्त हीटर चालू करके रखते। इसे 4 परतों में समझा जा सकता है। परत 1, मॉनसून और बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 2015 के बाद पहली बार 2026 के लिए सामान्य से कम बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार देश में औसत वर्षा लगभग 92% तक रह सकती है, यानी लगभग 8% कम बारिश। इस स्थिति में उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण पेनिसुला के कुछ हिस्सों के अलावा ज्यादातर क्षेत्रों में सूखे और नदियों में पानी की कमी देखी जा सकती है, खासकर ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो के मिश्रण से। परत 2, भारत की लगभग 51% कृषि अभी भी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है, जिसका अर्थ है कि अगर मॉनसून कमजोर होता है तो चावल, दाल, गेहूं, चना, जौ और कई अन्य कच्चे माल की पैदावार घट सकती है। 2015 से 16 के सुपर एल नीनो में मराठवाड़ा में लगभग 40% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी और देशव्यापी रूप से लगभग 14% कम वर्षा के कारण उत्पादन पर भारी असर पड़ा। 2026 में यही परितंत्र दोबारा दोहरा सकता है, और अगर गर्मी और सूखे की अवधि बढ़ती है तो न केवल फसलों की जड़ें बल्कि मिट्टी में से नमी दोनों ही दूर हो जाएंगे। परत 3, गर्मी और लू का खतरा सिर्फ दिन की गर्मी तक सीमित नहीं है, बल्कि रातों में भी तापमान का इतना ऊपर रहना ज्यादा खतरनाक है। 2024 में दिल्ली में दिन का औसत तापमान केवल 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, लेकिन रात का औसत तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। और मई से जून 2024 में 24 रातें ऐसी दर्ज हुईं जब न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। ये 2001 से 10 के औसत का लगभग 2 गुना है। इस तरह की गर्म रातें शरीर को ठंडा होने का मौका ही नहीं देती, जिससे लू, हीट स्ट्रोक और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। परत 4, इतिहास और वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि औसत एल नीनो वर्ष में
ग्लोबल नॉन फ्यूल कीमतों में लगभग 5% तक की मुद्रास्फीति आ सकती है, जबकि एक सुपर एल नीनो वर्ष में खाद्य आपूर्ति पर दबाव बढ़ाकर भोजन मूल्यों में 7 से 9% तक की वृद्धि देख सकता है। भारत जैसे देश में, जहां इसी वक्त खाने पीने की चीजें पहले से ही अपेक्षाकृत महंगी हैं, एक कम बारिश प्लस अधिक गर्मी वाला साल इस मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर उन घरों पर पड़ेगा जिनकी आय और बचत दोनों सीमित होती है। 2024 को रिकॉर्ड करने वाले वैज्ञानिकों ने भारत के इतिहास में सबसे गर्म साल बताया है, जिसमें चूरू, राजस्थान में 50.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 49.4 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली एनसीआर में 49.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। इसी साल देश में 125 से ज्यादा दिन आधिकारिक तौर पर हीट वेव के रूप में दर्ज हुए, जो पिछले दशकों की तुलना में एक नया रिकॉर्ड था। 2024 की सबसे भयानक बात यह थी कि गर्मी सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात में भी गर्म रहती थी। दिल्ली में मई से जून 2024 में 24 ऐसी रातें थीं जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जो 2001 से 10 के औसत का दुगना था। इससे शरीर रात को ठंडा होने का मौका नहीं पाया और लू, हीट स्ट्रोक और संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ गया। 2026 के लिए वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही दिशा जारी रही तो 2024 का तापमान भी अब सामान्य लगने लग सकते हैं, खासकर अगर सुपर एल नीनो और जलवायु परिवर्तन साथ साथ तापमान अशांति पैदा करें। भारत के शहरों में गर्मी पर महज दो चीजें हावी हैं: अरबों वर्गमीटर कंक्रीट और लाखों एसी यूनिट्स। कंक्रीट, लोहा और ब्लॉक्स दिन में गर्मी सोखते हैं और रात में उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे शहर खुद ही एक अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। यानी आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहर कम से कम 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म रहता है। एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली के तकरीबन 400 गरीब श्रमिकों पर हुए सर्वे से पता चला कि तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से उनकी कमाई औसतन 14% तक गिर जाती है और हीट वेव वाले दिनों में यह गिरावट 40% तक पहुंच सकती है। दवाइयों, पानी और जरूरी दवाओं पर बढ़ता खर्च इसी गर्मी आर्थिक दबाव का हिस्सा है। 2024 की गर्मी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा रहा। अध्ययन बताते हैं कि अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान गर्मी से जुड़े उत्पादकता घाटे, बिजली मांग में वृद्धि और स्वास्थ्य खर्चों के कारण हुआ। ये नुकसान सिर्फ मजदूर या खेतीहर किसानों तक सीमित नहीं था। नौकरशाह, ऑफिस वाले और सेवा क्षेत्र के लोग भी इससे प्रभावित हुए, क्योंकि गर्मी के दिनों में कामकाज, यातायात और बिजली नेटवर्क पर दबाव बढ़ जाता है। भारत में आधिकारिक तौर पर 12 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नोटिफाइड हैं: बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा, बारिश आदि। लेकिन हीट वेव आपदा की सूची में नहीं है। इसकी पीछे एक बहुत साफ सी आर्थिक वजह है। अगर हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो हर पुष्टि की गई गर्मी मौत के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से लगभग 4 लाख रुपए की मुआवजा भुगतान करना पड़ेगा। बढ़ते तापमान का सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर समाधान पेड़ लगाना है। अगर आपने किसी दिन पेड़ के छाए में खड़े होकर तापमान ध्यान से देखा हो तो आपने ये जादू खुद महसूस किया होगा कि बिना पंखे, बिना एसी के भी पेड़ के नीचे तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है। 182 वैज्ञानिक अध्ययनों पर किए गए एक मेटा विश्लेषण में पाया गया कि शहरी इलाकों में पेड़ लगाने से तापमान औसतन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि भारत में आज जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी तुलना में उनसे बहुत कम पेड़ लगाए जा रहे हैं। 2015 से 19 के बीच जहां हर एक वर्ग किलोमीटर नई हरियाली जोड़ी गई, वहीं 18 वर्ग किलोमीटर पुराने जंगल काट डाले गए। इस अवधि में रोपे गए नए पेड़ों में लगभग 50% एकाकी, बिखरे बिखरे पैचों में थे, जिनका पर्यावरणीय लाभ बहुत कम रहा। आप सही सोच रहे हैं। आप अकेले न तो एल नीनो को रोक सकते हैं, न ही जलवायु परिवर्तन को अकेले बदल सकते हैं, लेकिन आपके छोटे छोटे कदम एक साथ आकर बड़ा बदलाव बना सकते हैं। जैसे अपने शहर और गली में पेड़ बचाना और लगाना। सबसे जरूरी बात यह है कि नए पेड़ लगाना अच्छा है, लेकिन पुराने पेड़ों को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 100 साल का पेड़ नए लगाए गए 50 लगाए गए नए पौधों के जीवन काल के बराबर ऑक्सीजन देता है। इसलिए अपने शहर, सोसाइटी और नगर निगम के खिलाफ आवाज उठाइए, जहां भी डेवलपमेंट के नाम पर पुराने जंगलों या ट्री बेल्ट काटे जा रहे हैं। जब भी किसी गली, पार्क या सड़क किनारे पेड़ काटने की खबर आए,
हस्ताक्षर अभियान, नगर निगम और एनजीटी को शिकायत करें और लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में जागरूकता बढ़ाइए। नासिक, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव जैसे शहरों के लोगों ने पेड़ बचाने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी हैं, वे ये दिखा चुके हैं कि जन आंदोलन से शासन की नीतियां भी बदलवाई जा सकती हैं। 2026 की गर्मियों के लिए एक आदर्श रूपरेखा आप इस तरह बना सकते हैं। 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग। अपने पास रोज ORS या नमक जीरा नींबू वाला पानी रखिए। 10 से 15 रुपए का ये छोटा सा उपाय गर्मी स्ट्रोक के पहले चरण को रोकने में बहुत अहम है। अपने ऑफिस, दुकान या मैस के लिए गर्मियों में हीट वेव गाइडलाइन बनाएं, जैसे काम के घंटे शिफ्ट करना, छोटे छोटे ब्रेक देना और डॉक्टर या फर्स्ट एड ट्रेनिंग की व्यवस्था। भारत की बिजली की लगभग 70% आपूर्ति आज भी कोयले पर टिकी है, जिसका जलना गर्मी को बढ़ाता है और वायु प्रदूषण भी बढ़ाता है। फ्लैट या बंगले की छत पर सोलर पैनल लगाना आज उतना महंगा नहीं रह गया। एक सामान्य घर में लगभग 3 से 5 किलोवाट की सोलर प्रणाली लगाकर आप पूरी तरह या आंशिक रूप से ग्रिड पर निर्भरता कम कर सकते हैं और बिल भी कम कर सकते हैं। गर्मी को नोटिफाइड डिजास्टर बनाना या ना बनाना, जंगलों की कटाई रोकना या बढ़ाना, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता घटाना या बढ़ाना, ये सब राजनीतिक फैसले हैं। आप भी इन फैसलों पर असर डाल सकते हैं, चाहे वो ये हो कि आप मतदान में जलवायु नीतियों को ज्यादा वजन दें, लोकल इलेक्शन में ट्री सेविंग उम्मीदवार ढूंढें या सोशल मीडिया पर गर्मी आपदा और उसकी सच्ची संख्याओं को शेयर करें। 2026 के बाद क्या? एल नीनो घटना चक्रीय है। ये हर 3 से 5 या 3 से 7 साल बाद आता है और हर बार उसका बेसलाइन ज्यादा गर्म होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करेंगे, जंगल नहीं बचाएंगे और गर्म शहरों को ठंडा नहीं रखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर साल एल नीनो जैसी गर्मी घटना महसूस होने लगेगी। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने घर और गली में पेड़ बचाएं और लगाएं, अपनी ऊर्जा उपभोग को शुद्ध ऊर्जा की तरफ झुकाएं, राजनीति और नीतियों की चर्चा में जलवायु और गर्मी से जुड़े मुद्दों को बार बार लाएं। 1877 का अकाल इतिहास बन गया, लेकिन उसी पैटर्न ने सिर्फ तब तक दुनिया को याद दिलाया जब तक कोई नया एल नीनो या गर्मी श्रृंखला ना आ जाए। 2026 ये मौका दे रहा है कि इतिहास बार बार दोहराने की बजाय उसे सुधारें, और उसके लिए सबसे जरूरी है आपकी छोटी लेकिन ठोस भागीदारी। जुड़े रहिए विज्ञान की ऐसी दिलचस्प सी जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल साइंस इन्फिनाइटम के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।